दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बिहार में चुनावी रणभेड़ी अब बजने ही वाली है। अनौपचारिक तौर पर कहें तो बज चुकी है। बस चुनाव कराने वाली यानी लोकतंत्र का महापर्व कराने वाली संस्था या आयोग, जो भी आप कहें, उसके द्वारा भी अगले हफ्ते 10 दिनों में चुनावी रणभेड़ी बजा दी जाएगी। लेकिन क्या इस चुनाव में 20 सालों से जो जनता ने सिर्फ विपक्ष परिवर्तन देखा है, सत्ता परिवर्तन कभी देखा नहीं है, क्या वो सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा? 20 सालों से तो यही देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन है और वो व्यक्ति ही तय करते हैं कि बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा और बिहार में डिप्टी सीएम कौन होगा। अपनी सुविधा के हिसाब से वो जब चाहते हैं इन तीनों पदों को आपस में रोटेट करते रहते हैं। ये रोटेशन की प्रक्रिया 5 सालों में थोड़ी और तेज हुई है। लेकिन क्या इससे बिहार की समस्याओं का निदान निकला? और क्या बिहार का जो मौजूदा विपक्ष है, जिसे इंडिया गठबंधन या स्थानीय भाषा में महागठबंधन के नाम से जानते हैं, क्या वो इस बात के लिए तैयार है कि वाकई इस बार बिहार में विपक्ष परिवर्तन नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन भी होगा? और जिस तरह से लाभार्थी चेतना को जगाने के लिए, बेनिफिशियरी कॉन्शसनेस को सतह पर लाने के लिए जो कवायद चल रही है, उस कवायद का अंतिम परिणाम क्या होगा और किस तरह से वाम दल उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। याद करें पिछले विधानसभा चुनाव को, सबसे अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ विपक्षी गठबंधन में वाम दलों ने नतीजा दिया था। 29 सीटों पर गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए 16 सीटें जीती थी। लगभग 2/3 सीटें वाम दलों ने जीत ली थी। क्या वाम दल इससे ज्यादा लड़ेंगे? और क्या महागठबंधन के अंदर जिस प्रकार के आंतरिक परिस्थितियों की खबर आ रही है, आमतौर पर आती है, एक दौर में यूनाइटेड फ्रंट और कांग्रेस के दौर में, यूपीए के दौर में जिस प्रकार से हरकिशन सिंह सुरजीत ने वो भूमिका निभाई, उस वक्त के सबसे बड़े वामपंथी नेताओं में शुमार कॉमरेड सुरजीत, क्या अब कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य की भूमिका भी बिहार में वही हो चली है? तो चलिए सीधे चलते हैं दीपांकर भट्टाचार्य जी के पास। दीपांकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। नमस्कार। आपका सबसे बड़ा परिचय संघर्षों की बुनियाद, संघर्ष के साथ सियासत करने की पूरी आपकी पार्टी की परंपरा और इन सब से आगे बढ़कर आईपीएफ से लेकर इंडियन पीपल्स फ्रंट से लेकर सीपीआईएमएल यानी भाकपा माले तक का जो सफर रहा आपकी पार्टी का, उसके एक साक्षी के तौर पर भी आप रहे, हर बदलाव के दौर में रहे। और बड़ी बात तो यह है कि जिस वक्त ये देश लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन यानी एलपीजी पैराडाइम के साथ शिफ्ट कर रहा था, उस दौर में जहां तमाम दल उसी धारा में बहते हुए दिखाई दे रहे थे, कोई एक पार्टी यदि मजबूती से या कोई एक धारा उस मजबूती के साथ खड़ी थी, तो वो धारा वीएम की धारा बिहार में कही जाती थी, कॉमरेड विनोद मिश्र। आज हम उनको भी नमन करते हैं। और उनके बाद जिस प्रकार से आपने पूरी पार्टी, पूरे संगठन और पूरे बिहार में एक विचारधारा वाली राजनीति, मुद्दा आधारित राजनीति, उपभोक्तावाद के दौर में मुद्दा आधारित राजनीति को आपने जिंदा रखा। अगर इसे चुनावी परिदृश्य से बाहर जाकर देखें, उसे इतर रखकर देखें, तो निश्चित तौर पर वो काबिले तारीफ है। लेकिन क्या बिना सत्ता के बदलाव लाने की कोशिशें कामयाब होंगी? उस सवाल से आगे जो बड़ा सवाल है वो बिहार का चुनाव है और बिहार के चुनाव पर ही इस चर्चा को हम तमाम दूसरे पहलुओं के साथ जोड़कर केंद्रित रखने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल आपसे यही है हमारा कि इस चुनाव में आपका महागठबंधन या इंडिया गठबंधन, जहां सभी पार्टियां अलग अलग और बड़ी संख्या में सीटों की दावेदारी कर रही है, सबकी सीटों को यदि मान लिया जाए तो मैं एक दिन जोड़कर देखा तो तकरीबन 650 सीटें होती है, 600 से 650 सीटें जितनी सबकी दावेदारी है। लेकिन सीटों की संख्या 100 243 ही है, बहुमत का आंकड़ा 122 पर ही होना है। तो क्या आपको लगता है कि इन सभी पार्टियों के बीच कोऑर्डिनेशन अब बनने के करीब है या अंदर खाने कुछ बन चुका है? नहीं, बातें तो चल रही है। मेरे ख्याल से आपने जो कहा 650, ऐसा तो नहीं है। जरूर सभी दल के जो अपने अपने एक तरह से प्रेफरेंस है, तो उसको अगर जोड़िए तो मेरे ख्याल से 250 के 300 सीट हो जाएगी। तो उसको आपको 243 में लाना है। तो हमें नहीं लगता है कि इसमें, देखिए, दो बड़ी बात है। एक तो नई पार्टी है, वीआईपी के लिए कुछ सीट जरूर चाहिए। और पूरा बिहार मानता है कि माले को 2020 में और 24 में दोनों बार कम सीटें मिली लड़ने के लिए।
और माले को और ज्यादा सीट मिलती तो उससे पूरा चुनाव परिणाम थोड़ा अलग होता। हो सकता है 2020 में ही सरकार बन गई रहती। तो इसलिए लोग ये भी चाहते हैं कि वे भाकपा माले को कुछ और ज्यादा सीटें लड़ने के लिए मिले। हम भी चाहते हैं। पिछली बार सिर्फ 12 जिलों से हम लोग लड़े थे, तो बिहार में 38 जिले हैं और कम से कम 25 जिलों में तो हमारा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, जो लंबा आपने कहा आईपीएफ के जमाने से आंदोलन का लंबा इतिहास है, एक मजबूत सामाजिक आधार है, पार्टी का राजनीतिक वैचारिक प्रभाव है। तो हम इसलिए चाहते हैं कि थोड़ा ज्यादा जिलों से हम इस बार उम्मीदवार दे सके, ताकि उससे पूरे इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन है उसमें एक गुणात्मक एक इम्प्रूवमेंट हो, खासकर उत्तर बिहार के जिलों में। क्योंकि दक्षिण में हम लोग अच्छा किए, शाहाबाद में अच्छा किए, उधर पूरे 22 में 20 सीट हम लोग पिछली बार जीते थे, मगध में भी काफी अच्छा रहा। लेकिन उत्तर में चाहे आप सारण कमिश्नरी की बात करें, वहां तो फिर भी थोड़ा बेहतर था, लेकिन चंपारण के इलाके में, मिथिला में, कोसी में, सीमांचल के भी इलाके में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। खासकर मिथिला में तो बहुत कमजोर रहा। तो हम चाहते हैं कि इस बार एक बेहतर प्रदर्शन हो पूरे बिहार में, और निर्णायक बहुमत चाहिए, क्योंकि हल्का फुल्का बहुमत से सरकार चल नहीं पाएगी। क्योंकि अभी जो चुनाव से पहले आप देख रहे हैं इतने तिक्रम, तो चुनाव के बाद कितने और तिक्रम आने वाले हैं। अभी अगर एसआईआर का हमला है तो चुनाव के बाद तो अभी एक एक वोटर को हटाने और अभी वोटरों पर नजर है, और चुनाव के बाद वो नजर विधायकों पर होगी, विधायकों को तोड़ने खरीदने। तो अभी तो वोटर को खरीदने और वोटर को हटाने मतदाता सूची से इसका चल रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि निर्णायक बहुमत हो इंडिया गठबंधन। एक सवाल यहीं पर उठता है, ठीक है, निर्णायक बहुमत तो आप भी चाहते हैं, एनडीए वाले भी चाहते हैं, और जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो भी चाहते हैं, हर दल या गठबंधन चाहता है। लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, जो जाति आधारित पार्टियां हैं। जाति आधारित पार्टियां 5-7 सीटें लेती है और चुनाव के बाद उनके एमएलए किस प्रकार से खरीद लिए जाते हैं या वो चले जाते हैं, वो सभी सबने देखा है। दूसरी तरफ जाति आधारित पार्टियों पर सबसे बड़ा प्रहार नीतीश कुमार ने ऐसा माना जा रहा है कि ये 10,000 वाली महिलाओं वाली जो स्कीम है उसके सहारे किया है, क्योंकि उनके आधार का, नीतीश कुमार का सामाजिक समीकरण क्या है, राष्ट्रीय जनता दल कमजोर पड़ा तो ईबीसी का वोट बैंक क्रिएट किया गया। रामविलास पासवान की पार्टी और कुछ हद तक आपकी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो दलितों में जनाधार था, टेम्पररी तौर पर आपका और अस्थायी तौर पर, परमानेंट तौर पर बसपा और एलजेपी, रामविलास पासवान यानी अब चिराग पासवान की पार्टी, उसके आधार में महादलित कार्ड से क्षरण हुआ। अब उसके बाद आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ नीतीश कुमार गए, उसका सबसे बड़ा पॉलिटिकल एटीएम कहते थे बिहार में वैसे ग्रेटर समूह है, जो ओबीसी ईबीसी दोनों में डिवाइड है, उसका सबसे बड़ा असर दिखा कि उसको भी पॉलिटिकली हैंडीकैप करने की कोशिश नीतीश कुमार ने की, काफी हद तक कामयाब भी दिख रहे हैं। तो एक तरफ बिहार में जाति आधारित राजनीति, दूसरी तरफ बिहार में सांप्रदायिकता आधारित राजनीति करने की कोशिश एक खास विचारधारा और खास दल के लोगों के द्वारा की जा रही है। तो इन सब के बीच आपकी राजनीति के लिए जो आप करना चाहते हैं, जो आप बदलाव लाना चाहते हैं, गठबंधन के दायरे में रहकर लाना चाहते हैं, उसके लिए कितना पॉलिटिकल स्पेस बच रहा है? बिल्कुल स्पेस बच रहा है, क्योंकि देखिए जाति आधारित राजनीति की जब आप लोग बात करते हैं, जाति तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमेशा हमेशा एक ही ढंग से लोग सोचते हैं और एक ही तरह से ऑपरेट करने वाली चीज। जाति भी तो बहुत डायनामिक चीज है। तो आप यूं कह सकते हैं कि अगर जाति आधारित है और हमारी राजनीति जो है वो जिंदगी आधारित है, वो जिंदगी आधारित है, जिंदगी के जरूरी सवाल, उन जरूरी सवाल में रोजी रोटी भी है, शिक्षा भी है, जमीन भी है, आवास भी है, लोगों की जातीय पहचान भी है, जाति उत्पीड़न के खिलाफ जात सम्मान, आरक्षण, वो मांगे भी है। तो जिंदगी के जितने जरूरी सवाल है, उन जरूरी सवालों को लेकर ही हम चाहते हैं कि जनता आधारित और जिंदगी आधारित ये राजनीति है। तो हमें लगता है इसका तो पूरा स्पेस है। और जो आपने कहा कि 10,000 रुपए जो महिलाओं के खाते में अभी डाले जा रहे हैं, इसका कोई बहुत बड़ा असर होगा। देखिए, मुझे जो लगता है कि बिहार में महिलाएं लंबे समय से लड़ रही है, महिलाओं का हर तबका, जो स्कीम वर्कर्स है, रसोईया, आंगनबाड़ी, आशा, ममता, जीविका, तो अभी जो नीतीश जी ने ये सब घोषणा की,
इससे एक बात तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं में बड़ा गुस्सा है, क्योंकि भयानक गरीबी है, भयानक कर्ज का दबाव है महिलाओं के ऊपर। तो इसलिए ये जो 10,000 अभी नीतीश जी दे रहे हैं रोजगार के नाम पर, तो 10,000 से तो कोई रोजगार कुछ नहीं क्रिएट होने वाला बिल्कुल है। नहीं। 10,000 तो एक वोट खरीदने के लिए है, और वो 10,000 भी महिलाओं को थोड़ी कुछ मिलेगा। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले तैयार बैठे हुए हैं, नहीं, इनके मेरा रंगदार बुनियादी बैठे सवाल हुए ये हैं। है दीपांकर जी, इसको समझिए। महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय, प्रति महीने, हर महीने प्रति व्यक्ति आय यदि आप देखें, मासिक आय लगभग 26,000 रुपए है। वहां 3,000 रुपए वाली ये स्कीम लाए थे एक नाथ शिंदे, वो चल गया। बिहार में प्रति व्यक्ति मासिक आय 5,500 रुपए है, 5,500 रुपए है। तो 5,500 रुपए जहां आय है, जहां 26,000 रुपए मासिक आय थी, वहां 3,000 रुपए काम कर सकता है। तो जहां बिल्कुल, ये मात्र लेकिन 5,500 है, वहां लेकिन जो 10,000 जो रुपए बात काम आप जा रहे भूल रहे हैं, हैं। महाराष्ट्र में जो लाए हैं वो मंथली स्कीम लाए हैं, और नीतीश जी जो लाए हैं बस एक बार 10,000 देंगे और कुछ नहीं देंगे। ये 10,000 रुपए हर महीने में कोई देने वाली स्कीम तो नहीं है। हर महीने में जो देने वाली स्कीम की बात है वो इंडिया गठबंधन कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि झारखंड में जैसे हमने 2,500 का दिया है, तो बिहार में भी महीने में 2,500 रुपया देने वाली स्कीम इंडिया गठबंधन के पास है, जिसका मतलब है सालाना 30,000 और 5 साल में 1.5 लाख। नीतीश जी जो काम कर रहे हैं, नीतीश जी दरअसल उनको देना था 2 लाख, देना था बिहार के हर गरीब परिवार को, 94 लाख हर गरीब परिवार को, जो 94.5 लाख परिवार है जो 6,000 से कम कमाई वाले हैं, उनको 2-2 लाख देने की बात थी। वहां तो आपने दिया नहीं कुछ। वो 2 लाख के एवज में आप 10,000 दे रहे हैं चुनाव के समय में वोट खरीदने के लिए। और ये 10,000 भी जो महिलाएं नारा लगा रही हैं कि 10,000 में दम नहीं, कर्जा माफी से कम नहीं। बिहार में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं के लिए है कर्ज का दबाव, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, और आत्महत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया है। गांव गांव से महिलाओं का, पूरे परिवारों का पलायन है। ये नए किस्म का पलायन है। पहले जो पलायन होता था वो बेहतर रोजगार, बेहतर मजदूरी की तलाश में लोग बिहार छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाते थे। अभी एक नए किस्म का पलायन है जहां लोग दरअसल फरार है। ये फरारी है ताकि वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जुल्म से अपने परिवार को बचाने के लिए। ये रंगदार जो है ये रात के 12 बजे भी आ जाते हैं कर्जा वसूल करने के लिए। तो ये जो पूरा दबाव है, महिलाओं की मांग है कि भाई आपको कर्जा अगर लेना है तो पंचायत के जरिए आइए, घर में मत आइए, रात में मत आइए। तो ये आतंक है। तो हम लोगों ने जो मुद्दा बनाया है कि महिलाओं का जो छोटा कर्ज है, वो छोटा कर्ज उसको माफ किया जाए, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के ऊपर लगाम कसने की जरूरत है। तो ये जो कर्जा वाला एजेंडा है, नीतीश जी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसके एवज में बस 10,000 जो गरीबों को लिए देना था 2 लाख, वो भी नहीं दिया। जो आज सबसे बड़ा सवाल है कर्ज, उस पर भी कुछ नहीं बोलना है। अब 10,000 रुपए देकर के हल्ला करना है। हमें लगता है कि बिहार के महिलाओं को ये बात भी समझ में आ रही है। ये जो कुछ भी हमें अभी मिल रहा है, ये हमारे जो हक है, उस हक का बहुत छोटा एक हिस्सा जी। तो हक का जो छोटा हिस्सा है, निश्चित तौर पर ये इसके हम हकदार हैं, उसको हम लेंगे, लेकिन हमें तो स्थायी हक चाहिए जी, टिकाऊ चाहिए। तो वो 10,000 एक बार लेना उसके लिए नहीं, बल्कि 2,500 रुपए जो प्रति माह देने की बात है, गरीबों के लिए 2 लाख जो देने की बात है, जो छोटा कर्ज उसको माफ करने की बात है, ये एजेंडा इंडिया गठबंधन के पास है। और बस जरूरत इस बात की है कि ये इंडिया गठबंधन का एजेंडा जन जन तक पहुंचे और इसको लेकर के नीचे सघन गोलबंदी हो। हम लोग इस कोशिश में हैं, क्योंकि अदरवाइज जो पूरा मीडिया है, और उसमें भी आप कह रहे थे कि नीतीश जी पहले थे जो तय करते थे। अब नीतीश जी नहीं है, मोदी जी हैं। जब तक सुशील मोदी थे तब तक नीतीश जी थे, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब तक अब नीतीश जी अब नहीं है। और ये 10,000 का भी जो प्रचार है आप देखेंगे, वो नीतीश जी की योजना थी, लेकिन मोदी जी आ गए और छा गए और कह रहे हैं कि मोदी जी दे रहे हैं लोगों को पैसे। इसलिए हमें लगता है कि इस बार, हाँ बिल्कुल, तो ये बिहार जो इस बात को समझ रहा है कि नीतीश जी तो अभी हैं और अभी भी नीतीश जी बहुत चला नहीं पा रहे हैं सरकार। तो सरकार तो अभी भी ये मोदी जी की सरकार है, और आगे अगर ऐसा रहेगा तो अब तो वो पूरी तरह से मोदी जी की सरकार हो जाएगी और वो एक बुलडोजर राज बनेगा। वो अदानी का राज आएगा, जो इसकी शुरुआत अभी 335 से हम देख रहे हैं, और पूरे बिहार में
एक तरीके से बहुत ज्यादा दंगा फसाद हिंसा दमन वैसा राज बिहार में आएगा, बुलडोजर का राज आएगा। और दीपांकर इसीलिए जी, बिहार तो मेरे ख्याल से इसके लिए तैयार नहीं है। दीपांकर जी, एक बुनियादी सवाल है। अक्सर मैं देखता हूं किसी भी राज्य के चुनाव में कि जो सत्ता होती है राज्य की, सत्ता के मुखिया को निशाने पर लिया जाता है। बिहार में एक अजीब चीज देखने को मिल रही है। राहुल गांधी आए, 17 दिन बिहार में रहे, नीतीश कुमार के ऊपर कुछ नहीं बोले, जबकि सत्ता की लड़ाई नीतीश कुमार से लड़नी है। तेजस्वी जी को देख रहे हैं कि वो भी नहीं बोल रहे हैं। आप लोग भी कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि नीतीश जी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए चुनाव को लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट होकर चुनाव कैसे जीत नहीं सकते नहीं नहीं, हैं? कोई सॉफ्ट का सवाल ही नहीं है, कोई सॉफ्ट का सवाल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अभी लोगों को तो बिल्कुल ये दिख रहा है कि आज 2025 के नीतीश कुमार कोई 2010 या 15 वाले नीतीश कुमार नहीं है। ये पुराने नीतीश कुमार नहीं है। आज तो पुराने नीतीश कुमार के बस छाया भर रह गए हैं। और ये जो नीतीश कुमार आज हैं, उनके दाएं बाएं आगे पीछे भाजपा ही भाजपा है। तो ये सरकार दरअसल बिल्कुल मोदी जी की सरकार है और इसीलिए बातें हो रही है जो आज की वास्तविक स्थिति है। नीतीश कुमार आप देख लीजिए, एसआईआर चल रहा है बिहार में। आपने नीतीश कुमार पे एसआईआर पर कुछ कहते हुए सुना? पूरा बिहार परेशान है, इसका नाम कल वोटर लिस्ट आएगी। जैसे पहले परीक्षा के बाद बच्चे परेशान होते थे कि कितना नंबर मिलेगा, अब तो पूरा बिहार परेशान है कि किसका नाम रहेगा और किसका नाम उसमें नहीं दिखेगा। तो पूरे बिहार की इतनी बड़ी परेशानी, नीतीश जी के ने कुछ कहा ही नहीं, बेखबर है बिल्कुल इससे। इसलिए नीतीश जी अभी एक टोकन ढंग से रह गए। नीतीश जी अभी बस एक सिंबल के तौर पर हैं और सरकार तो मोदी जी की है। इसीलिए हमें लगता है कि लोग बिल्कुल समझ रहे हैं चीजों को। नीतीश जी पर बिल्कुल लोग बोल रहे हैं सरकार, क्योंकि मुखिया वही है कहने के लिए। लेकिन अब जो 20 साल का हिसाब लेना है वो नीतीश जी से भी लेना है और मोदी जी से भी लेना है। क्योंकि मोदी जी तो एक चाहते थे, भाजपा यही चाहती थी कि भाई नीतीश कुमार के ऊपर ही सारा ठिकरा फोड़ दिया जाए। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, उन्होंने लोजपा को आगे कर दिया था और वो नीतीश कुमार को टारगेट करके कर रहे थे ताकि नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया जाए, भाजपा को फायदा हो जाए। तो भाजपा ये चाहती जरूर है कि भाई सभी बात नीतीश कुमार को लेकर के है और मोदी जी को लेकर के लोग चुप रहे। हमें लगता है कि बिहार के लोग जागरूक हैं, वो पूरी बात समझ रहे हैं और जहां जो नीतीश कुमार का हिस्सा है उस पर भी और जो मोदी जी का दबाव है उस पर भी लोग बात कर रहे हैं। जी, अच्छा, नीतीश कुमार की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपका गठबंधन जब पिछली बार चुनाव लड़ रहा था 2020 में, तो एक नारा दिया गया था, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। इस बार आप चेहरे की घोषणा नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? कौन मुख्यमंत्री बनेगा? ये मेरे ख्याल से कोई सवाल देखिए बहुत है नहीं, लोगों को जानकारी है। अभी एक औपचारिक घोषणा अभी भी बाकी है। हो सकता है बाकी संगठन के लोगों को भी लग रहा है कि एक साथ तमाम घोषणा हो, सीटों की घोषणा भी हो और पूरे मैनिफेस्टो भी हो और मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी के बारे में भी घोषणा हो। अभी घोषणा तो उस तरह से औपचारिक नहीं हुई, लेकिन बिल्कुल इशारा साफ है, लोग इसको समझते हैं। और सरकार तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा घटक दल है महागठबंधन में, तो सबसे बड़े दल के नेता जब जहां प्रीपोल अलायंस होता है, पोस्ट पोल अलायंस हो तब अलग बात हो सकती है। कोई ऐसी पोस्ट पोल सिचुएशन हो तब तो कोई देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं जो पहले से पता नहीं रहता है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में पहले से पता नहीं रहता है, पहले से नहीं पता रहता है कि दिल्ली में कोई रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने वाली है, कहीं कोई मोहन यादव या भजनलाल शर्मा बनने वाले हैं, ये पहले से कुछ नहीं पता चलता है। और इसीलिए लोगों को ये भी लग रहा है कि अभी जितने बार लोग बोल दें कि 2030 तक नीतीश कुमार ही रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहने वाले हैं। अगर कहीं से भी एनडीए गठबंधन को कहीं मौका मिल गया तो महाराष्ट्र वाला खेल होगा, चुनाव से पहले शिंदे मुख्यमंत्री और चुनाव के बाद वहां फडणवीस आ जाते हैं। यहाँ भी नीतीश कुमार अभी नाम लिया जा रहा है और चुनाव के बाद कोई और नाम सामने आ जाए। नहीं, तो आपके गठबंधन में सीटों का ब्रेकअप आपको क्या लग रहा है? आपको तो जरूर पता होगा, भले ही सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं कर रहे। नहीं, हमें लगता है कि देखिए, जो पुराना फॉर्मूला था उसमें एक ही बात थी। पुराने फॉर्मूला में लोग ये कहते थे कि एक तो कांग्रेस को जो 70 सीट मिली थी लड़ने के लिए, अब वो बहुत ज्यादा मामला फैल गया। कांग्रेस को 2015 में 40 सीट थी और 40 सीट लड़ करके कांग्रेस को 27 सीट मिल गई। नहीं, तो वही तो कांग्रेस भी कह रही है कि हमें क्वालिटी सीटें नहीं मिली 70 में,
नहीं, क्वालिटी और क्वांटिटी की बात सिर्फ नहीं है। हमें लगता है कि 70 जैसी सीट मिल गई तो उसमें कंसंट्रेशन नहीं रहा कांग्रेस का, तो वो ठीक से लड़ भी नहीं पाए और सिर्फ 19 सीट जीते। तो बिहार का एक तो परसेप्शन था कि भाई माले को और ज्यादा कुछ सीट चाहिए। इस बार मान लीजिए आपके वीआईपी पार्टी के पिछली बार आखिरी दौर में इस गठबंधन को छोड़ करके उस गठबंधन में चली गई। अब अभी उनका क्या भी तजुर्बा गारंटी है है। उधर दीपांकर जी, उधर अभी जाने क्या के बाद गारंटी है? वीआईपी को जो झेलना पड़ा, उनके 5 विधायक थे, पांचों को भारतीय जनता पार्टी ने हड़प लिया। मुकेश सहनी मंत्रिमंडल में थे, उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। तो ये जो अपमान एक पूरी पार्टी के साथ उसके स्वाभिमान को जिस तरह से इन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया भारतीय जनता पार्टी ने, तभी इस पार्टी ने तय किया कि कुछ भी हो जाए हम बीजेपी के साथ वहां और नहीं जाएंगे। और इसलिए इस बार वीआईपी हम लोगों के साथ है, तो वीआईपी को भी निश्चित तौर पर एकोमोडेट करना है। कुछ और मान लीजिए छोटी छोटी पार्टियों नहीं की तो बात हो क्या सकती है। ये सब तो पार्टियां, कुल मिलाकर के जो भी इसके लिए चाहिए, इसका मतलब कांग्रेस दीपांकर जी और मैं राष्ट्रीय आपको रोक जनता रहा हूँ, दल मैं पिछली रोक बार रहा हूँ जितनी आपको। सीटों पर दोनों लड़े थे, कुछ कम सीट, कुछ उसमें से दीपांकर कम सीट होने पर और कुछ सीटों का अदला बदली अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ये संभव है, वायबल है, और ये मैं ये फॉर्मूला आप लोग निकाल लेंगे। दीपांकर जी मैं आपको रोक रहा था। दरअसल जो आप कह रहे हैं कि वीआईपी को सीटें चाहिए या माले की सीटें या वाम दलों की सीटें, उनकी ताकत बढ़नी चाहिए, क्या ये सब कांग्रेस की सीटों को ही कम करके होगा या राष्ट्रीय जनता दल को ही कम करके नहीं, होगा? दोनों 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 ही मुझे लगता है कि देखिए राष्ट्रीय जनता दल के पास भी 144 सीट है, तो नेचुरल है कि 144 से कुछ कम भी राष्ट्रीय जनता दल लड़े, उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे। सब लोगों को यही देखना चाहिए कि इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत कैसे मिले, कैसे इंडिया गठबंधन की जीत ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम लोग सुनिश्चित कर सके, ये मुद्दा है। और हमने जो इसलिए जो हमने कहा है ज्यादा सीट, वो कोई संख्या बढ़ाने के लिए नहीं। बिहार में बहुत सारे जिलों में हमारे उम्मीदवार पिछली बार नहीं थे, आपके गया में नहीं थे, नालंदा में नहीं थे, औरंगाबाद में, कैमूर में नहीं थे, दरभंगा में नहीं थे, मधुबनी में नहीं थे, पूर्णिया में नहीं थे। ये सब जिले हैं जहां सब लोगों को पता है कि माले का और कम्युनिस्टों का बहुत लंबे समय से मजबूत आंदोलन और जनाधार है, उससे फर्क पड़ेगा। इतने ही कुछ सीटें हम तो मांग रहे हैं कि कुछ सीटें अगर इधर कम्युनिस्टों के खाते में ज्यादा बढ़े तो उससे पूरे इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर हो जाएगा। आप इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन बेहतर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक फैक्टर आ रहा है, एमआईएम फैक्टर। कई लोग आपके गठबंधन के कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, सीमांचल में पहले ओवैसी जाते हैं, पीछे पीछे अमित शाह भी चले जाते हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि वाकई कोई बीसी टीम है, या जो पिछली बार नुकसान एमआईएम की वजह से हुआ था, सरकार आपकी नहीं बन पाई थी तो एमआईएम एक बड़ा फैक्टर था, अब इस बार और एआईएमआईएम को लेकर के आप लोगों के पास क्या स्ट्रेटजी? एमआईएम मेरे ख्याल से पिछली बार भी बहुत बड़ा कोई फैक्टर नहीं था। एमआईएम को उन इलाकों में सीटें मिली थी जो बेसिकली मुस्लिम बहुल इलाके हैं, तो सीटें आपको मिलती सीमांचल हैं, के उनको इलाके मिलती में, और वो सरकार अगर बनती तो एमआईएम वाले इधर ही आते, और कई बाद सीटें में हरा तो ही दी थी एमआईएम ना, के विधायक जो है वो राष्ट्रीय जनता दल में आ गए, 5 में से 4 लोग कई चले सीटें आए। हरा भी दी थी एमआईएम ने आपको। कुछ कुछ जगह पर एमआईएम जरूर एक फैक्टर है, और वो तो मान लीजिए आपके कई कारणों से हो सकता है, वोटों का डिवीजन, वो लोग ये लोग कहेंगे कि एलजेपी भी एक फैक्टर था उनके लिए। अगर इधर एमआईएम कोई फैक्टर था तो आप बैलेंस कर लीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि उधर एलजेपी भी एक फैक्टर रहा होगा, कुछ उधर आवाज का भी कहीं कोई फैक्टर तो फैक्टर कैंसल रहे आउट होंगे। हो गया। तो मेरे ख्याल से एमआईएम फैक्टर, अगर आप लोकसभा को देखें, लोकसभा को अगर देखें तो एमआईएम कोई बहुत बड़ा बिहार के लिए फैक्टर नहीं है। और ये तो भाई लोगों को सोचना है। तो तमाम पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी कहीं से चुनाव लड़ सकती है। अभी आम आदमी पार्टी ने कहा था, पता नहीं फाइनल क्या हुआ, कि हम बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये केजरीवाल जी और पूरे आम आदमी पार्टी की घोषणा थी। अगर लड़ना चाहे तो बिल्कुल स्वागत है, लड़े। तो पार्टियां तो आप किसी पार्टी को रोक नहीं सकते।